तो चलिए शुरू किया जाए आज की इस क्लास को। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उत्सर्जन से संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव अधिक तौर पर एग्जाम में पूछे भी गए हैं ना। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए सबसे पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्सर्जन का क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है। जो प्रोटोजोआ होते हैं आपको पता भी है कि एक प्रकार के क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, उनमें तो बहुकोशिकीय की तरह कोई खास अंग होंगे नहीं। तो इसीलिए जब एक कोशिकीय जीव की बात आती है तो हम लोग पढ़े भी होंगे, ऐसे हमारे पास ऑप्शन दिया क्या है, परासरण की बात कह रहा है, विसरण, अवशोषण, निष्कासन। तो इनके अंदर जब बहुकोशिकीय जीव की तरह कोई अंग नहीं है तो इनमें पहुँचेंगे कहानी कहाँ पर, विसरण क्रिया द्वारा। और ये विसरण क्रिया द्वारा कैसे होता है भाई, तो हमने पीछे भी पढ़ा होगा, परिवहन में भी हमने पढ़ा है। इसमें कोशिका झिल्ली जो होती है क्या करती है, सहायता करती है। तो इस तरह से हमारे प्रोटोजोआ में जो भी बिना काम के पदार्थ हैं उनका निष्कासन कैसे होगा, विसरण क्रिया के द्वारा। समझ रहे हैं ना, हम लोग उसमें जानकारी प्राप्त किए भी हैं पीछे वाले क्लासों में कि ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है, उसमें कुछ कण जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि पीछे के जो भी क्लास सब्जेक्टिव हो गए हैं इस बायोलॉजी का, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जो लोग भी नहीं देखे हैं उस क्लास को अच्छे से करिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करिए तो इसको अपने कॉपी पे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि फाइनल जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं भाई पहले से तो पूछे गए हैं, तो फिर अगले एग्जाम में रिपीट भी करेगा ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से करना है। और यहाँ तो देख ही लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। तो चलिए शुरुआत करें अब अगला क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये तो हम समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है कि जो मनुष्य में ये वृक्क होता है, वृक्क समझ रहे हैं हम लोग, ये वही वृक्क जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं या गुर्दा भी कहते हैं, है ना। तो ये वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है अलग अलग, जैसे श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, तो एक तरह से उत्सर्जन तंत्र भी होते हैं। तो ये उत्सर्जन तंत्र में वृक्क क्या से संबंधित भाई भाग लेता है, तो नमूने में आ रहा है उत्सर्जन, हमने पहले ही कहा उत्सर्जन के लिए। तो ये हमारे उत्सर्जन की क्रिया में वृक्क क्या करते हैं, सहायता करे हैं भाई। बहुत सारे ऐसे बिना काम के पदार्थ होंगे जिनको आवश्यकता के हिसाब से उनको उचित स्थान तक क्या होना, पहुंचाना पड़ेगा। तो देखिए इनको निष्कासित करने के लिए ये वृक्क हमारे क्या करते हैं, सहायता करते हैं बिना काम के पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ को। तो ये प्रोसेस क्या बनती है, उत्सर्जन की। अब जैसे परिवहन पर हम लोग चर्चा किए थे कि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सा में खून को क्या करते हैं, इधर उधर पहुँचवाते हैं, है ना। और ये श्वसन है जिसमें फेफड़ा का मुख्य योगदान था। ये तो हम लोग हृदय इसमें ज़्यादा योगदान देता है, देखा जाए तो इसमें क्या योगदान देता है, हृदय, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कहानी इसका फेफड़ा का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों जो, अब पोषण तो भाई ये तो पोषण समझ रहे हैं जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना मतलब जैविक विकास करना चाहेगा ही ना। तो उधर तो कोई है नहीं, ये तीनों ज़्यादा से ज़्यादा ये तंत्र था जिसमें हम चर्चा किए। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। मतलब वृक्क का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो हम लोग उस टाइम जानते थे कि ये तो भाई कोशिका को कहते हैं। इसका मतलब छोटा से छोटा ये इकाई है, छोटा से छोटा। जैसे हमारे घर में जो घर बने हुए हैं तो उसमें सीमेंट अपने आप में एक छोटा से छोटा इकाई हो गया जो कि बनाने में योगदान दिया है। तो वहाँ तो बहुत सारे लोग योगदान दिए, लेकिन सबसे छोटा वही ना हुआ। तो उसी तरह हमारे बॉडी का छोटा से छोटा कण जिस पर चर्चा हो रहा था तो कोशिका, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि वृक्क की बात करिए। तो भाई वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक बेस किस पर है, तो ये हमारे कहानी होते हैं किस पर, नेफ्रॉन पे होते हैं। आप पढ़े भी होंगे कि जो नेफ्रॉन होता है ये अपने आप में क्या है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये बहुत छोटा से छोटा होता है, लगभग ये भी हम लोग जानते हैं कि एक वृक्क के अंदर 10 लाख के आसपास ये नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन करता क्या है भाई,
तो ये मूत्र के निर्माण में भी सहयोग देता है। यहाँ तक कि खून में जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी छानने में ये अपना सहयोग देता है। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन हमारे वृक्क की ज़्यादा से ज़्यादा रचना जो किया वो भी हो गया, काम धाम भी ज़्यादा से ज़्यादा संभालता है, इसीलिए वो नाम रखा गया क्या, नेफ्रॉन। अब तो बाकी है सब श्वसन अंग, ये रक्तचापी लोग का तब बातें अलग है भाई। हमें उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। और देख लीजिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, ये क्वेश्चन 2 बार आया है। जो पौधा होते हैं उनमें ध्यान रखिए, उनके लिए उत्सर्जी हैं, हमारे लिए तो उपयोगी हो जाएंगे। एक पेड़ पौधा भले ही उसका कुछ भी खराब सिस्टम हो, लेकिन हमारे खातिर तो भाई उपयोगी है, उसका लकड़ी, उसका जो भी है फल फूल, लेकिन उसके अंदर भी बिना काम के पदार्थ बनते हैं। तो उसके लिए बिना काम के पदार्थ में ऑप्शन दिया गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो देखा जाए तो ये गोंद भी जो है ना पौधा के लिए बिना काम के ही पदार्थ है। जैसे हम लोग अपने आसपास बबूल का पौधा देखें तो उसमें से गोंद निकलता है। किसी के भाई कोई भी होंगे ना, अगर देखे होंगे बबूल का पेड़ तो उसमें गोंद टाइप के चूता रहता है, उसके शरीर से निकलता है ना। टैनिन भी अपने आप में एक उत्सर्जी पदार्थ ही होता है। जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो छाल में उसका रहता है। रेजिन भी होता है, यहाँ तक कि एक लैटेक्स भी होता है, यहाँ भले नाम नहीं दिया, एक लैटेक्स दूध टाइप का होता है। जैसे कोई पीपल का पतई तोड़िएगा ना तो उसमें कुछ दूध जैसा निकलेगा। और तब कहा जा सकता है कि भाई ये सब के सब है ना पौधा के लिए उत्सर्जी गोंद, टैनिन और रेजिन सब होने चाहिए। तो ये तो हम लोग जानिए गए चौथा क्वेश्चन, जो कि अपने आप में VVI ही था। अगला कह रहा है कि मनुष्य में, देखिए ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार अलग अलग तरीक़ा से थोड़ा थोड़ा चीज़ों का बदलाव किया है और कई बार ये पूछ दिया है। जैसे 16 और 20 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, मतलब मेन किसको हम कहेंगे उत्सर्जी अंग। तो रक्त को तो कहेंगे नहीं भाई, ये तो परिवहन में। श्वेत ग्रंथि, ये तो लग रहा है कि कहीं पसीना वसीना के लिए काम आता है, ग्रंथि है तो। वृक्क, हाँ ये कह सकते हैं भाई वृक्क, ये वही है जो कि उत्सर्जन में क्या करता है, भाग लेता है। अग्नाशय भी तो एक तरह की ग्रंथि ही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग हमारे बॉडी के अंदर कौन है, तो ये हमारे किडनी है। और कभी कभी लोग नहीं बोलते हैं किडनी फलाना के फेल हो गया, तो किडनी कम से कम 2 गो होता है ना एक बॉडी में। एक बॉडी में किडनी की संख्या 2 होती होगी ना। और किडनी फेल भी हो जाता है तो लोग, अगर एगो फेल है तो कुछ लोग जी पाते हैं कि नहीं, अगर दोनों फेल हो जाए तो उनके लिए अब चाहिए प्राकृतिक, तो कहानी खत्म है, अब मानव निर्मित चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पढ़े भी होंगे हीमोडायलिसिस, है ना, ये समझिए। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क के संबंधित है। देखिए यो क्वेश्चन 13 और 20 में पूछा है, वही बतिया है, भुलवा के या वही बतिया को बार बार कह सकते हैं। तो वृक्क का संबंध किससे है जी, तो ये हमारे उत्सर्जन से है। अभी हम लोग इसको पढ़े हैं, फिर कैसे ना कैसे करके पूछ देता है। और ये कई तरह के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया। इससे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भाई कितना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन उत्सर्जन का, है ना। तो हम चाहते तो एक हाल ही इनको किसी एक को दिखा के बाकी गायब करते, लेकिन देख लीजिए कि एक ही क्वेश्चन को कौन कौन रूप में पूछ सकता है। जैसे अभी देखिए क्या पूछा है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है, और यह क्वेश्चन 2024 का आया हुआ है। तो क्या चीज़ में सहायता देता है वृक्क? वृक्क सांस लेने में तो सहायता देगा नहीं, जनन में तो देगा नहीं भैया, क्योंकि सांस लेने के लिए फेफड़ा चाहिए। जनन के लिए तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये तो नर और मादा की कहानी हो जाएगी, इसमें तो कोई बात है नहीं। उत्सर्जन, हाँ उत्सर्जन में ये सहायता देगा भाई, क्योंकि उत्सर्जन पे ही तो इसकी कहानी है। तो हो सकता है कि ऐसा फिर के देने को 2 और ही पूछ दे, और पूछने के लिए देखिए है नया है, ये तो अलग है, 2024 में है। करे कि सजीव जीवधारियों द्वारा, सजीव जीवधारियों मतलब जितने भी सजीव जीवधारी हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ही लोग हैं, और भी जीव हो सकते हैं। तो ये सजीव जीवधारियों में किस प्रकार की नाइट्रोजनी जो पदार्थ है ये उत्सर्जन होता है। मतलब थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी सजीव जीवधारी हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो किस तरह से निकलना चाहेगा। तो हमें लग रहा है कि नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब ये तो नाइट्रोजन की मात्रा होने लगी, और ये तो अनावश्यक पदार्थ भी है हमारे बॉडी के लिए भी। तो यूरिया का तो नाम सुने ही है, क्योंकि हमारे शरीर में भी यूरिया की बात होती है ना। अमोनिया, देखिए यूरिया में भी अगर देखा जाए तो NH2CO
NH2, कहीं ना कहीं इसमें भी आ रहा है ना मात्रा, है ना नाइट्रोजनी का। अमोनिया का भी हम लोग सुने होंगे NH3, तो ये हो कहीं ना कहीं। देखिए जैसे हम लोग अभी बता रहे हैं कि हमारे भी मूत्र के साथ देखा जाए तो यूरिया की कुछ मात्रा निकलती है, पसीना के साथ भी कुछ यूरिया निकलता है, कुछ खनिज जैसे नमक वमक भी निकलते होंगे ना। तो उस तरह से यूरिक अम्ल ये भी भाई है, लेकिन इसका सूत्र कुछ अजीब होता है। कैसे तो लोग बोलते हैं कि CH4N4 ऐसे करके O3 होता है। मिला लीजिए एक बार, हो सकता है कहीं, हमको उम्मीद है ऐसा ही होगा ना। तो इनमें से सभी कहना उचित रहेगा, क्योंकि सब में यूरिया की मात्रा है ही। अब ये हो सकता है कि कोई एक ही जीव के अंदर ये सारे चीज़ ना निकले, लेकिन हमारे मनुष्य के लिए तो थोड़ा बहुत सब है। कुछ मछलियाँ होती हैं जो कि वो लोग भी क्या करती हैं, ये सब अमोनिया को निकालती रहती हैं अपने पानी वाला कहानी से सांस लेकर। तो ध्यान रखिए, नाइट्रोजनी पदार्थ जो जीवधारी में निकलेगा वो यूरिया के द्वारा भी, अमोनिया के द्वारा भी, यूरिक अम्ल के द्वारा भी, तो कह सकते हैं इनमें से सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए तो फिर आगे वही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को 24 में पूछा है। कैसे पूछा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, हम सोच रहे थे कि वैसे ही पूछेगा। मेरे मन में आ रहा था कि चलिए फिर वैसे ही पूछ दिया। तो ये पूछा कि अब नहीं है, बताइए उत्सर्जी अंग नहीं है फेफड़ा, ये तो लग रहा है कि भाई नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। सांस लेने क्रिया में हमको पता है कि फेफड़ा रक्त के शुद्धिकरण में ये सहायता करता है ना थोड़ा बहुत। हृदय भी है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक, किडनी, ये भी क्या करता है, कुछ ना कुछ छानता होगा ना, रक्त को कुछ ना कुछ छानने के काम करता होगा। ये तो हाईवे किया, ये तो मेन लीडर है भाई, ये तो उत्सर्जी अंग हाईवे किया है। त्वचा पर भी हम लोग चर्चा की कि इहो बिना काम के कुछ पदार्थ को क्या करता है, निकालने के लिए मदद करता है, जैसे पसीना के रूप में। लेकिन अग्न्याशय जो है सर, ये तो एक तरह की ग्रंथि जैसा काम करता है। ये तो कुछ हार्मोन निकालता है ना, जैसे इंसुलिन के लिए, आ रहा है ना बात। तो ध्यान रखना है कि ये भाई साहब उत्सर्जी अंग नहीं है, यानी अग्न्याशय जो है इनका संबंध बहुत दूर दूर तक नहीं है। कई लोग के मान लीजिए कि बोलाचाली नहीं है, लेकिन तनी मनी लोग सपोर्ट करता है, बीच बीच में कबो कबो सपोर्ट कर देता है उत्सर्जन में, ठीक है ना। कसम ये लोग नहीं खाए हैं कि हम लोग नहीं बोलेंगे। इसका संबंध भले ही थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन है तो भाई एक दूसरे के साथ मिला जुला ना। चलिए आगे देखा जाए। कह कि जो पौधे होते हैं, जैसे कि इनमें टैनिन, यहाँ पर टैनिन रहेगा, टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहेंगे। जो पौधा होते हैं ये, इनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ कहाँ रहेंगे, पत्ती में रहेंगे। तो भाई पत्ती में तो टैनिन है नहीं, पत्ती में तो लैटेक्स होते हैं। छाल में, हाँ छाल माने उनका जो चमड़ा होता है उसके अंदर ये मौजूद रहते हैं, ठीक है। जड़ में तो भाई, जड़ तो जमीन के अंदर है। फूल का तो बातें नहीं है कि फूल में भी कुछ उत्सर्जी निकले, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कहाँ निकलना चाहिए, जड़ के अंदर, जड़ कह रहे हैं छाल के अंदर निकलना चाहिए। तो टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहेगा, छाल के अंदर रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से, नहीं तो बातें चेंज भी हो सकती है अगर देखा जाए तो। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि मनुष्य में ब्रिक कौन सा कार्य करता है। बाप रे, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछे, इसको बता दीजिएगा आप लोग, एक ही बात को हम क्या कहें। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जो मूत्र का पीला रंग है ये किस वर्णक के कारण होता है। हम लोग को जानते हैं ना ये बात, यूरिन यानी जो मूत्र होता है ये दो तरह के घटकों से बना है ना, एक ठोस एक द्रव। जैसे एक द्रव घटक होता है, ये क्या होता है, ठोस। तो भाई साहब इसी कहानी में जो ब्लड होता है, खून, उसी खून में से कुछ ये पदार्थ निकल के आता है, क्या, यूरोक्रोम। जैसे द्रव हमारा लगभग कितना परसेंट मानते हैं, 96% जल मानते हैं, ठोस को कितना तो मानते हैं 4%। तो यही 4% में ना 2% यूरिया थी और 2% अन्य पदार्थ थे, क्या जी, ऐसे ही ना था कहानी। तो ध्यान रखना कि ये जो मूत्र बनता है, इस निर्माण में जब भी कहानी होगी, जैसे प्रोटीन टूटेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होंगे, खून से ये निकलेगा कुछ कलर, यूरोक्रोम, और यही कलर जो है मूत्र के रंग को क्या कर देगा, पीला कर देगा। जैसे खून के अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसको मैंने कहा जाता है कि वो लाल कर देता है खून को, तो ऐसे ही कुछ कलर होते हैं हमारे, क्या, यूरोक्रोम, और ये भाई साहब खून को पीला कर देते हैं ना। आगे देखिए क्या कह रहा है
ये क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। इसको भी आप लोग बता देंगे क्योंकि हम लोग इस पर चर्चा कर ही रहे थे। तब क्या वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है या कैसी क्रिया भी है, ये कह सकता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है इस पर थोड़ा बड़ा दिक्कत बुझाता है लोगों को, अलग अलग उत्तर भी मार देते हैं। तो देखिए पौधा जो है मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा अपना वाष्पोत्सर्जन करेगा, यानी उत्सर्जन कैसे करेगा भाई। तो उसके लिए हमारे जैसे कोई है नहीं ना अंग विशेष अंग तो नहीं मिले हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कोई विसरण प्रक्रिया करेगा, प्रासरण प्रक्रिया करेगा। तो ये विसरण प्रासरण जो होते हैं एक भौतिक प्रक्रिया होते हैं। कौन प्रक्रिया होते हैं, एक भौतिक, ना कि कोई रासायनिक। अगर वैसे नहीं बुझाता तो ये भी समझिए कि जो भी पौधा है, जैसे बात हो रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो ये जो भी पौधा है ये अपने पत्तियों से, किसे जी, अपने पत्तियों से, पत्तियों समझ रहे हैं ना, इसके फूल फल वाले वाली बात हो रहा है। तो ये पत्तियों से क्या करता है, पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ता है। तो अगर याद न हुआ तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वाष्प जाएगा फिर वायुमंडल से बर्फ उरफ बन करके फिर एक दिन बारिश के रूप में आएगा, चक्र चलता रहेगा। तो ये चक्र भी भौतिक हो गया। तो ऐसा ही याद रख सकते हैं कि ये जो वाष्पोत्सर्जन है क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। अगर ट्रिक है तो भाई जान सकते हैं, ठीक है ना। हमको उम्मीद है आप इस बात को बता देंगे। करे कि मानव रक्त जो मनुष्य का खून है अगर वो 100 ml लिया जाए तो उस 100 ml में से, इस 100 ml में से कितना यूरिया होगा, मतलब कितना NH2CO NH2 होगा, बताइए, ये पूछ रहा है। तो भाई इस मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कितने होते हैं, लगभग 20 मिलीग्राम के आसपास हमारे क्या पाए जाएंगे, यूरिया। किसमें, हमारे 100 ml रक्त में, ठीक है ना। अगर कोई खून की ही बात हो रहा है क्योंकि खून से ही ये बनता है कहानी। यूरिया जो हमारे मूत्र के द्वारा निकलता है या पसीना के द्वारा, तो ये कहाँ से यूरिया आया, क्या कोई आसमान से टपक गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आता है, वो खून से, ब्लड से आता है। ऐसे खाद्य पदार्थों से भी कुछ कुछ आते हैं, ये ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थ मतलब अगर हम धान गेहूँ से बना चीज़ें खा रहे हैं तो धान गेहूँ को खाद दियाते हैं ना, यूरिया, डाई, फास्फोरस, ये कुल दियाते हैं ना। तो हम लोग के भी बॉडी में कुछ मात्रा आता होगा वहाँ से। आदमी कहता है कि अरे आजकल आदमी ना केमिकल से निर्माण से चीज़ें खा रहे हैं, बहुत तौर पे कहते हैं। तो वही बात है, हम लोग के भी बॉडी में खाने से वो चीज़ें क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि जो पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाएगी। जो पौधा है उसके अलग अलग भाग से, वायवीय भाग मैंने कई उसके भाग होंगे, जिसमें से ज़्यादा नाम पत्ती की आती है। और पत्ती के अंदर क्या होते हैं, पत्ती के अंदर क्या होते हैं भाई, रंध्र होते हैं, ठीक है ना, जिसे ये सांस भी लेता है और इसी के द्वारा ये पानी को वाष्पीकरण करता है। जैसे एक मकिया का पौधा हो गया, एक सेव का पौधा हो गया, ये लोग पानी बड़ी उड़ाता है दिन में ना, पानी लेकर के वाष्प बना के भेज देगा। तो इससे फायदा भी है हमारे लिए भी, प्राकृतिक के लिए भी। हमारे मन में प्राकृतिक क्या कहें, हम लोग जुड़े हुए एक दूसरे से। तो ये कैसे करेगा भाई, ये वाष्पोत्सर्जन करेगा। जल निष्कासन की क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प को उत्सर्जन के रूप में क्या करेगा, बाहर निकालेगा। कौन, पौधा। कैसे करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्ती जिसमें रंध्र भी होते हैं, ऐसे भी कुछ अलग हिस्से भी से कहा जा सकता है। कह रहे कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो भाई डायलिसिस की थैली, डायलिसिस समझ रहे हैं, जैसे हीमोडायलिसिस, शुद्धिकरण की बात हो रही है, बिना काम के पदार्थ को बाहर निकालना। तो ये कहाँ से कहानी होगी, नेफ्रॉन से, क्योंकि नेफ्रॉन ही है जो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, यह काम को संभालता है। तो इसीलिए मनुष्य में मानव डायलिसिस की थैली क्या कहलाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। न्यूरॉन क्या है भाई, तो ये तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। माइटोकॉन्ड्रिया ये तो कोशिका के पावर हाउस है सर, इसकी क्या चर्चा करनी है। एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे पीछे भी आया था ना कि ये कहाँ संचित रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग रूप में ऑप्शन दे दिया कि रेजिन और गोंद कहाँ रहेंगे भाई, संचित रहेंगे।
क्या ये फ्लोएम की बात कह रहा है, कॉर्टेक्स का बात कह रहा है, छाल में कह रहा है कि पुराने जाइलम में? तो भाई साहब अब इस क्वेश्चन पर बताइएगा। पीछे तो हम लोग एक अलग से क्वेश्चन दिया था कि रेजिन था, टैनिन था शायद, हो ना, वो टैनिन था। यहाँ पर दिया है रेजिन और गोंद। तो ये पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में। इसमें जो बात आई थी वो क्या था? टैनिन शायद था ना। और पत्तियों में अगर बात हो तो उसमें लैटेक्स ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझे होंगे। थोड़ा खतरनाक टाइप के था। देखिए ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करेगा। यूरिया भाई साहब खून में कहाँ से टपक गए जाके? तो भाई खून जो होता है इसका कहानी होगी जहाँ पर हमारे ये क्या होंगे, फेफड़ा में तो ये सब बात होता नहीं है। फेफड़ा तो ज़्यादा कहता है कि हम सांस लेने से संबंधित रखते हैं, कभी कभार हालचाल पूछ लेंगे। लेकिन ये जो यकृत होता है, यकृत लीवर, यहाँ पर क्या होता है भाई, ये टूटने की प्रोसेस होगी। खून के जो प्रोटीन होंगे वहाँ से प्रोटीन अलग होते हैं और यहाँ पर टूटता है जब, तो टूटने के बाद ही हमारे यूरिया जो है, माने ऐसे तो अमोनिया का निर्माण, फिर अमोनिया मदद करता है यूरिया बनाने में। थोड़ा खतरनाक बात बोल दी। यूँ समझिए कि जो रक्त के कहानी होती है वो प्रोटीन में टूटेगा कुछ भाग, तब प्रोटीन के टूटने के बाद फिर बनेगा क्या हमारा, ये कहानी यूरिया। डायरेक्ट बोल दीजिए क्योंकि ऐसे तो अमोनिया बनता है लेकिन यूरिया बोल सकते हैं। और ये कहानी होगी कहाँ? यकृत से। यकृते में ये टूटता है रक्त जाके ना, रक्त जाके वहाँ से टूटेगा प्रोटीन के रूप में, तब प्रोटीन से हमारा मिल जाएगा क्या? यूरिया। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा ये क्वेश्चन खतरनाक तरीका से पूछा था। आगे क्वेश्चन है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं ये मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्सर्जित करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन तो श्वसन के संबंधित हो गया, उत्सर्जन चैप्टर में आ गया। क्योंकि देखिए हम पहले ही बता रहे हैं कि जो भी परिवहन, उत्सर्जन और श्वसन, ये जो चैप्टर है और जैव परक्रम, ये एक ही साथ मिक्स करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तब हम सोच रहे हैं कि ये टोटली जो क्वेश्चन है इनको ले करके ये क्या लाइव में आए और फिर से इसको रिवीजन करा दें। अभी हमने रिकॉर्ड के रूप में क्या किया, इसको एक वो नामकरण के हिसाब से कर दिया, पहले लिस्ट तैयार हो जाए। अब लाइव लेके चलेंगे और इसमें एक बार फिर इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इनमें जो बार बार रिपीट हो रहा है इनमें से किसी को गायब किया जाएगा और एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट हो। मतलब एक बार पुनः रिवीजन करेंगे हम लोग तो माइंड हमारा फिर से उसे क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अगर भूले भी होंगे, डाउट भी होगा, हो सकता है कि हमको बताने में कुछ एक दो हमसे भी मिस्टेक हुआ हो तो उसको फिर से सुधार लिया जाएगा, है ना। सीखना हम लोगों के अंदर ये गुण रहना चाहिए। जिसके अंदर सीखने का गुण होता है भाई वो कहीं ना कहीं एक चलते हुए पानी की तरह होता है। अब कुछ लोग अस्थिर हो जाते हैं कि ये हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो बहुत ज्ञाता हैं। लेकिन भैया ऐसी भावना अगर आप में रहेगी ना तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप समझिए कि एक स्थिर पानी की तरह हो जाएंगे और स्थिर पानी में जल्दी कीटाणु लग जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह रहना होगा ताकि वो फ्रेश रहे और बहुत से जीवों के लिए क्या हो, काम में आ जाए। तो ये रहा एक क्लास आज का, जो हमें उम्मीद है कि आप उत्सर्जन पे संबंधित इन ऑब्जेक्टिव क्लास को अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।